हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। स्टूडेंट्स, कल हमने आपको अध्याय 4 जो कृषि था उसके अंतर्गत हमने वैश्वीकरण एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ाया था। आज इसी चैप्टर के अंतर्गत यानी अध्याय 4 जो कृषि है आपका किताब में, आप अच्छे से देख लेना, उसके अंतर्गत प्रश्न एनसीईआरटी जोन में हम लिख देते हैं एनसीईआरटी जोन में प्रश्न नंबर 2 का चौथा प्रश्न हम आपको पढ़ाएंगे। और इधर दिया है उसी के अंतर्गत प्रश्न नंबर 3 का पहला क्वेश्चन। इन दोनों क्वेश्चंस को आप अच्छे से पढ़ना है और पॉइंट टू पॉइंट कॉपी पर नोट करते भी जाना है। एक बात और याद रखिए, ये क्वेश्चन विस्तृत उत्तरीय प्रश्नोत्तर के हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में समथिंग 6 नंबर के प्रश्न आते हैं। यानी ये 6 नंबर के प्रश्न होते हैं जो विस्तृत उत्तरीय से प्रश्न आ सकते हैं, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। इनको आप अच्छे से स्टडी करेंगे। यहाँ पर मैंने पॉइंट टू पॉइंट लिखा है, आप उसको एक्सप्लेन अपने शब्दों में भी कर सकते हैं। इसलिए पेन और कॉपी को आप अपने पास रखें, कोई अच्छा सा रजिस्टर, जो भी मैं पॉइंट यहाँ पर एक्सप्लेन करूँ उसको अपने ढंग से बताऊं, आप वहां पर कुछ मेन बिंदु को लिख लें और हेडिंग्स जो यहाँ पर लिखी हुई उनको तो बाकायदा आप लिख ही लें। और एक बात और देख लीजिए, अध्याय 4 जो प्रश्न है वो पेज नंबर 132 पर है और यहाँ पर मैंने क्वेश्चन भी डाल दिया, एनसीईआरटी जोन का है, क्वेश्चन नंबर 2 का चौथा। तो अब हम आपको पढ़ाने के लिए जो है क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उससे पहले हम सभी विद्यार्थियों को पुनः एक बार रिमाइंड करा दें, जितने भी कक्षा 10 के विद्यार्थी एसएसटी को पढ़ रहे हैं वो बिल्कुल अटेंटिवली पढ़े, कॉपी पेन को लेकर बैठे, अपनी बुक को खोलकर बैठे, यहाँ पर चैप्टर बता दिया जाए वहां तुरंत खुल जाए और जितनी भी सही जानकारी दी जाए आप वहां देखते रहें और यहाँ पर भी मिलान करते रहें कि कौन सा पॉइंट किस ढंग से सर ने बताया है। आपने कक्षा 9 की क्लासेस में पढ़ भी चुके हैं, लगभग 4 चैप्टर से ज्यादा पढ़ चुके हैं, फिर भी हमने चैप्टर 4 से स्टार्ट किया है। कल आपको इसी अध्याय के अंतर्गत वैश्वीकरण पढ़ाया था कि वैश्वीकरण क्या होता है, उसका भारतीय कृषि पर क्या प्रभाव पड़ता है। उसके अलावा उसी के आगे की 2 हेडिंग्स पढ़ा रहे हैं एनसीईआरटी जोन में। इसके बाद ये चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। और एक एसेंशियल इंफॉर्मेशन आपको दे दी जाए कि कल मैं आपको कृषि के अंतर्गत ही मैप का वर्क दूंगा, मैपिंग कराऊंगा, यानी यहाँ पर मैपिंग कराऊंगा। वो भी आप अपने कॉपी में अच्छे से लिख लेना कि भारत में गेहूं उत्पादक क्षेत्र बिल्कुल मैप में दर्शाना है। आपको मेरे द्वारा पढ़ाया जाएगा, पर मैप बनाया जाएगा, फिर उसमें अंकित कराएंगे गेहूं की जो फसल है सबसे ज्यादा कहाँ पैदा होती है, क्या उसका क्षेत्र है, कैसी मिट्टी है, ये सारी इंफॉर्मेशन हम कल वीडियो में देंगे। इसलिए कल आप अच्छे से मैप कहीं से भी मिल जाए तो ले लेना, ना मिल पाए तो पेंसिल से अपनी कॉपी पर मैप बना लेना और उस पर अच्छे से भर लेना, बिल्कुल क्षेत्र, एरिया, राज्य और स्थान के हिसाब से जैसा मैप पर मैं भरूंगा। अब हम पढ़ाते हैं आपको ये अध्याय 4 क्या है, कैसे इसको पढ़ना है। भारत में दिन प्रतिदिन कृषि के अंतर्गत भूमि कम हो रही है, कारण बताना है आपको। आपको मालूम है भारत एक कृषि प्रधान देश है, यहाँ का मुख्य व्यवसाय कृषि है, यानी हमारे भारत की जितनी भी आर्थिक व्यवस्था है, अर्थव्यवस्था कृषि पर ही निर्धारित है। अगर मान लो कृषि बंद हो जाए या किसी भी कारणवश किसान कृषि ना कर पाए, खेती किसानी ना कर पाए, फसल ना उगा पाए, तो आप थोड़ी कल्पना कर देखिए कि क्या हमारा जीवन चल सकता है? नहीं। हम सुबह उठते हैं, सबसे पहले हमें चाय चाहिए, चाय के साथ हमें ब्रेड चाहिए। अब हिसाब लगा लीजिए कि ब्रेड जो है कहाँ से आता है? कारखानों से आता है। और ये बनता काहे से है? ये हमारे गेहूं से बनता है और गेहूं कहाँ से आता है? खेतों से आता है, यानी जो है किसानों के द्वारा पैदा किया जाता है गेहूं और फिर कारखानों में जाता है। ये बड़े बड़े प्लांटों में संशोधित करके मशीनों द्वारा ब्रेड बनाया जाता है बेकरी में। तो अगर गेहूं नहीं होगा, खेती किसानी नहीं होगी तो क्या हमें ब्रेड मिल पाएगा? नहीं। आलू का पकौड़ा खाते मुंह में नहीं मिल पाएगा। तो वही
कुल मिला के प्रश्न ये बैठता है कि भारत में दिन प्रतिदिन कृषि क्या हो रही, कम हो रही है। उसके कारण आपको अवगत कराने हमने यहाँ कुछ कारण नोट किए हैं। आप पेन उठाएं, अपनी कॉपी पर विस्तृत रूप में लिखते जाए 1 by 1। पहला कारण खाद्य सुरक्षा खतरे में पड़ना, यानी पहला पॉइंट हमने यहाँ पर देखो लिखा है खाद्य सुरक्षा। पेज नंबर आप 130 पर देख सकते हैं, लिखा हुआ खाद्य सुरक्षा खतरे में पड़ा, यानी जितने भी खाद्य से संबंधित चीजें हैं वे अब इस समय सेफ नहीं है, अर्थात उनकी गुणवत्ता और उनकी उत्पादकता दोनों खतरे में है। समझिएगा, पहले के जमाने में बहुत अच्छे से खेती किसानी लोग करते थे। गेहूं ये तो मान सकते हैं, पहले लोग गेहूं कम पैदा कर पाते थे, लेकिन खेती करते थे आज के समय से ज्यादा। पैदा बेशक कम होता हो, लेकिन आज क्या है, आज लोगों ने खेती को करना ही बंद कर दिया है। यानी अगर खेती ही लोग नहीं करेंगे, खाने वाली चीजों को लोग उपजाएंगे नहीं, तो क्या संभव है कि जो है हमारा जीवन चल पाए। तो पहला पॉइंट क्लियर होता है, भारत में भूमि कम क्यों हो रही है, क्योंकि खाने वाली चीजों की सुरक्षा हम अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं। अर्थात हम कह सकते हैं गेहूं चाहे चावल हो चाहे आलू हो या जितनी भी खाने वाली चीजें हैं, उनके बीजों के लिए हम उनको बीजों को किसानों को अच्छे से प्रोवाइड नहीं करा पा रहे हैं, या हम कह सकते हैं उनकी हम अच्छे से सुरक्षा व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए क्या है, लोगों ने खेती करना ही बंद कर दिया है। पहला पॉइंट क्लियर हुआ। दूसरा पॉइंट देखते हैं, उद्योगों को कच्चे माल की प्राप्ति ना होना। हाँ देखो, ये हम आपको दूसरा पॉइंट बता रहे थे कि उद्योगों को कच्चे माल की प्राप्ति ना होना, यानी एक ये भी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंस रखता है कि जो भूमि क्यों कम हो रही है। उद्योगों को कच्चे माल की प्राप्ति, मान लो कि कहीं पर कोई कारखाना है जो गेहूं की मांग रखता है, यानी वहां पर बिस्किट वगैरह बनते हैं या गेहूं से बनने वाले अनेक प्रकार के प्रोडक्ट बनते हैं। तो इस कारखाने में गेहूं की मांग है कि हमें गेहूं चाहिए ताकि हम जो है बिस्कुट जैसे चीजों का जो है उत्पाद कर सके। लेकिन क्या है, अगर हमारे उद्योगों को अर्थात कारखानों को ये कच्चा जो गेहूं जाता है, गेहूं उपयुक्त समय पर या उपयुक्त मात्रा में नहीं मिल पाएगा, तो क्या होगा, ये कारखाना नहीं चल पाएगा। और एक चीज याद रखिए, जब ये कारखाना नहीं चल पाएगा तो ये जो गेहूं है जिन्होंने किसानों ने पैदा किया, ये किसानों के पास ही रहेगा, अर्थात वो किसान उसको बेच नहीं पाएंगे। तो धीरे धीरे किसानों के अंदर एक नीरसता का भाव आने लगेगा कि हम भूमि ही करना क्यों ना छोड़ दें, क्योंकि हमारा जो गेहूं है अर्थात जो हम फसल उगाते हैं वो हमारी सरकार के द्वारा या निजी व्यक्तियों के द्वारा खरीदी नहीं जाती है। इस कंडीशन में क्या है, हम अपनी खेती करना छोड़ दें। तो अर्थात क्या है, उद्योगों को कच्चे माल की प्राप्ति ना होना भी भूमि कम होने का सबसे बड़ा कारण है। दूसरा है खाद्यान्नों का आयात। खाद्यान्नों का आयात, भारत में लगभग में कुछ ही ऐसी फसल होंगी जो पैदा नहीं की जाती हैं। उस अवस्था में या उस कंडीशन में अगर हम दूसरे देशों से कुछ चीजें मंगवाने लगे या भेजने लगे तो क्या होगा, यहाँ के जो किसान होंगे उनके अंदर असंतोषजनक भाव आ जाएगा और वो क्या कर देंगे, खेती करना कम कर देंगे। भाई हमारे जो भारत का किसान है उसकी जो भी फसल है उसको हम ना तो खरीद रहे हैं ना तो उसकी फसल को हम कहीं बाहर भिजवा रहे हैं, तो क्या करेगा, उस फसल को अपने पास कब तक रखेगा भी तो उसको नुकसान होगा, क्योंकि फसल पैदा करने का सीधा कारण यही है कि लोग ज्यादा से ज्यादा धन पाने की इच्छा रखते हैं। जब उसकी फसल को खरीदने वाला व्यक्ति नहीं मिलेगा या सरकार को फसल नहीं खरीदेगी तो स्वाभाविक है वो भूमि करना बंद कर देगा, अर्थात खेती करना बंद कर देगा और भूमि धीरे धीरे कम हो जाएगी। तीसरा पॉइंट ये हमने आपको क्लियर करा दिया, अच्छे से इसको एक्सप्लेन करें किताब से भी देखकर। चौथा पॉइंट है बेरोजगारी में वृद्धि। अब आप हिसाब लगा लीजिए, किसी भी राष्ट्र में यदि बेरोजगार लोगों की संख्या ज्यादा होगी तो क्या करेंगे, वो लोग धीरे धीरे बाहर जाना चालू कर देंगे, पलायन कर जाएंगे,
या मान लो थोड़ी देर के लिए हम उत्तर प्रदेश में रहते, यहाँ पर बेरोजगार लोगों की संख्या ज्यादा हो गई, खेती से इतना लाभ नहीं हो पा रहा है, तो लोगों ने क्या किया, बाहर के प्रदेशों में जाना प्रारंभ कर दिया, वहां की जो कंपनियों में काम करना चालू कर दिया। धीरे धीरे क्या हुआ कि लगभग में जितने जो किसान हुआ करते थे, जो खेती किया करते थे, उन्होंने भी बाहर जाकर धन पैदा चालू करना प्रारंभ कर दिया। अब जो लोग खेती किसानी करते थे वो बाहर जाना चालू कर देंगे तो क्या होगा, ये हमारी कृषि योग्य जो भूमि होती है वो कम पड़ जाएगी और क्या है, खेती करना हम बंद कर देंगे। अर्थात बेरोजगार जब लोग ज्यादा होंगे, बेरोजगारी में वृद्धि होगी, तो भूमि का कम होना भी स्वाभाविक है। अगला पॉइंट हम देखते हैं, रासायनिक तत्वों का अधिक प्रयोग करने से मृदा की उपजाऊ क्षमता कम हो जाती है। सभी किसानों का एक ही ध्येय होता है कि हम फसलों को, खेतों में फसलों को बोएं और ज्यादा से ज्यादा वहां से अनाज को उत्पन्न करें, या ज्यादा से ज्यादा हम धन को वहां से अनाज को पाएं और हम हमारे यहाँ पर्याप्त मात्रा में अनाज हो जाए जिसको हम बेचें और खूब अच्छा सा पैसा पाए। लेकिन क्या हुआ है, वर्तमान समय में जितने रासायनिक चीजों का प्रयोग हम अपने खेतों में करने लगे हैं, उससे हमारी मृदा की उपजाऊ क्षमता खत्म हो गई। भाई हम कोई भी चीज जहरीली कोई भी चीज हम जब खेतों में डालेंगे तो मृदा की उपजाऊ क्षमता तो वास्तविक है नष्ट हो जाएगी। आप लोग देखते होंगे खेतों में क्या करते हैं, हमारे जो किसान हैं वो अगर गेहूं की फसल बोने जा रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा यूरिया है, डीएपी है, इनकी मात्रा डालते हैं, जबकि ऐसा करना बहुत ही गलत है। अगर उसके एवज में हम गोबर से बनी हुई खाद डालें तो खेत की उपजाऊ क्षमता भी बढ़ती है और क्या है, वो लॉन्ग टाइम यानी लंबे समय तक उपजाऊ क्षमता बनी भी रहती है। लेकिन क्या करते हैं, रासायनिक तत्वों का डीएपी, यूरिया, जिप्सम वगैरह डालने से खेत की उपजाऊ क्षमता कम हो जाती है, जिससे फसलें कम होती हैं, जो फसलें होती हैं वो कम होती हैं या कम होती हैं और अनाज भी कम होता है। जब अनाज कम होगा तो क्या होगा, किसानों के अंदर खेती करने का जो है जज्बा वो कम हो जाएगा और धीरे धीरे भूमि कम हो जाएगी। ये आपका पांचवा कारण था, रासायनिक तत्वों के अधिक प्रयोग से मृदा की उपजाऊ क्षमता कम होना। इसको भी आप अच्छे से लिख सकते हैं और अपनी बुक से भी देख सकते हैं। भूमि का निम्नीकरण होना, जिस तरह से भारत की आबादी बढ़ रही है, बहुत इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है, जिस तरह से इस समय भारत की आबादी बढ़ रही है अर्थात जनसंख्या बढ़ रही है, उस तरह से क्या है, अगर निरंतर बढ़ती रही तो एक समय ऐसा भी आएगा कि भारत में कृषि योग्य जमीन नहीं रहेगी। यानी अभी हम देखते थे कि हमारे घर में बहुत कम सदस्य रहते थे, खेत भी थे और हमने क्या किया, वहां पर जो है खेती किसानी अच्छे से होती थी। लेकिन क्या, ज्यों-ज्यों जनसंख्या बढ़ती गई, लोगों ने खेतों की पलायन किया, उन खेतों में अपना घर बनाया, उपजाऊ जमीन को एक घर के रूप में परिवर्तित कर दिया। अब जब उपजाऊ जमीन में हमने अपना घर बना दिया तो आप सोच लीजिए हम खेती कहां पर करेंगे। या सड़कें निकाल दी गई सरकार के द्वारा, रेलवे लाइन निकाल दिए गए, इससे क्या हुआ, भूमि का निम्नीकरण हुआ और धीरे धीरे क्या हुआ, भारत में जो है दिन प्रतिदिन कृषि के योग्य जो जमीन थी वो कम पड़ गई। तो ये जो आपके 6 पॉइंट हमने एक्सप्लेन किए हैं वो आप अपनी किताब से भी 132 पेज पर अच्छे से पढ़ सकते हैं और देख सकते हैं और खूब अच्छे से सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। अब हम रुक करते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। यहाँ लिखा हुआ है प्रश्न नंबर तीसरा का पहला है, पेज नंबर 33 है, इसको देख लीजिएगा। 33 पर पूरा दिया हुआ है, 32 से 33 तक। यानी कृषि के उत्पादन में वृद्धि के लिए सरकार की भूमिका क्या होती है। सभी को मालूम है कि हमारी पूरी कृषि जो है या तो हमारे ऊपर डिपेंड होती है, जैसे जो बड़े जोत वाले व्यक्ति हैं, जो शाहूकार लोग हैं या जो पैसे वाले व्यक्ति हैं, उनकी जमीन क्या होती है, उनकी जो फसल होती है खुद पर डिपेंड होती है क्योंकि उनके पास काफी पैसा होता है। लेकिन जो लोग गरीब कैटेगरी के किसान हैं, उनकी जो फसल होती है, उनकी जो भूमि होती है, या तो उनकी किसान पर निर्भर होती है या साहूकारों पर निर्भर होती है। तो हम बात यहाँ पर सरकार की करते हैं कि कृषि की जो उत्पादन क्षमता उसमें वृद्धि के लिए कि सरकार हमारा क्या सहयोग करती है। कुछ पॉइंट्स यहाँ हैं उनको हम क्लियर कराते हैं, आप ध्यान से देखिएगा। पहला है संस्थागत सुधार। संस्थागत सुधार, सरकार कृषि
के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए क्या करती है, संस्थागत यानी संस्थाओं का निर्माण करती है, कुछ ऐसी ऑर्गेनाइज बनाती है, कुछ ऐसे संघ बनाती है जिसके माध्यम से सरकार क्या करती है, किसानों की समस्याओं को समझती है और उनकी फसलों के उत्पादन में ज्यादा से ज्यादा बढ़ती हो, उनको नए नए तरीके बताती है। जरा देखिए कुछ हम पॉइंट बताते हैं। खेतों की चकबंदी करना, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, जब हमारा देश स्वतंत्र नहीं हुआ था उसके पहले हमारे देश में चकबंदी की व्यवस्था नहीं थी। चकबंदी हम आपको बता दें, चकबंदी क्या होती है। मान लो एक शख्स है रामू, जिनके पास एक ये छोटा सा टुकड़ा है आधा एकड़ का, एक ये टुकड़ा आधा एकड़ का। गवर्नमेंट के द्वारा जब चकबंदी की प्रक्रिया की जाती है तो इन दोनों आधा एकड़ के भाग को एक संपूर्ण भाग बना दिया जाता है। उसके एवज में सरकार क्या करती है, मालियत के रूप में जो भी उनके अंतर्गत आता हो, जो भी भाग इसमें यानी आधा एकड़ ये यानी 1 एकड़ हो जाता है पूरा। और 1 एकड़ का मतलब क्या, इसमें जो भी मालिका काट कर क्या करती है, एक जोत बना देती है। उससे क्या होता है, किसानों को खेती करने में मदद मिलती है, यानी वो उनके समय में बचत होती है और क्या करते हैं, वो आसानी से खेती भी कर पाते हैं। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद क्या हुआ, खेतों की चकबंदी की जाने लगी सरकार के द्वारा, कि ताकि किसान अच्छे से अच्छे फसल उपजा सके और उनके समय की बचत हो और उसमें अच्छे से कृषि के जो भी संसाधन है वो अच्छे से ले जा सके, गुड़ाई निराई कर सके, पौधों को पानी अच्छे से दे सके। सहकारिता जो विकास की प्रक्रिया अपनाई गई, जगह जगह सहकारिता विकास के जो है संघ खोले गए, जहां से किसानों को क्या मिला, बीज भी मिला, खाद भी मिली, बड़े कम दामों पर मिली। आप लोग गांव में देखते होंगे सहकारिता के भवन बने हैं, वहां पर क्या है, लोगों को, किसानों को कम दामों पर बीज भी मिलते हैं और खादें भी मिलती है सरकार के द्वारा। अगला पॉइंट था जमींदारी प्रथा की समाप्ति की गई। स्वतंत्रता के पहले जमींदारी की प्रथा चलती थी भारत में। लोग क्या करते थे, जो जमींदार हुआ करते थे वो किसानों को जमीन जो है अपने कब्जे में रखते थे और उन्हीं किसानों से जमीन पर खेती कराते थे और उसके बदले में उनको सिर्फ खाने मात्र के लिए अनाज देते थे। जब देश स्वतंत्र हुआ, सरकार के द्वारा जब संस्थागत सुधार किया गया तो जमींदारी प्रथा को खत्म किया गया। जिनकी जमीन थी या जो है जमीन के अनुसार किसानों को जैसी भी जमीन आई वो जमीन प्रदान कराई गई और क्या हुआ, किसानों ने अच्छे से खेती करना चालू किया। यानी ये इसमें क्या हुआ, संस्थागत सुधार सरकार के द्वारा किए गए ताकि क्या हो, कृषि में बढ़ोतरी हो सके। अब मान लो हमारा खुद का जब खेत होगा तो हम बड़ी मेहनत से उसमें खेती करेंगे, अगर हमारा खुद का खेत नहीं होगा तो हम अच्छे से मेहनत नहीं करते हैं। ये सभी लोग जानते हैं और सभी के दिमाग में चलता है। दूसरा पॉइंट है व्यापक भूमि सुधार कार्यक्रम। सरकार के द्वारा बड़े बड़े कार्यक्रम, भूमि सुधार के कार्यक्रम भी चलाए गए और चल भी रहे हैं, जिससे किसान अपनी भूमि को उपजाऊ बना सके और उसमें अच्छे से अनाज पैदा कर सके। सरकार के द्वारा ध्यान से देखिए 1980 और 90 के दशक में अनेक क्या भूमि सुधार कार्यक्रम चलाए गए थे। जो 1980 और 90 का दशक था स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, तो क्या था, जो है इसमें बहुत भूमि सुधार कार्यक्रम से ऊसर भूमि सुधार कार्यक्रम चला था। गांव में हमको अच्छे से याद है, हम आपको अपनी बात बता दें कि भूमि सुधार जो कार्यक्रम चल रहा था तो सरकार के द्वारा एक खाद प्रोवाइड कराई जाती थी, बिल्कुल मिट्टी जैसी हुआ करती थी, जिससे शायद जिप्सम कहते हैं, और गांव के किनारे ऐसे ट्रैक्टरों में भरकर आती थी, डाल दी जाती थी और जिनका खेत ऊसर होता था उसमें वो डाली जाती थी, सरकार के द्वारा मुफ्त में मिलती थी और उससे खेत में उपजाऊ क्षमता बढ़ती थी, ह्यूमस की मात्रा बढ़ती थी, फसल उगाने की क्षमता बढ़ती थी। ऐसे कार्यक्रम चलाए जाते थे सरकार के द्वारा। इसके अलावा क्या होता था, सरकार आज भी करती है और पहले भी करती थी कि अगर मान लो बाढ़ आ गई, सूखा पड़ गया, चक्रवात आ गया, आग लग गई, किसी भी किसान को बीमारी आ गई, तो क्या है, उस किसान की फसल का बीमा करता था और बीमा करने के बाद फसल का आकलन होता था कि फसल उसकी कितनी नष्ट हुई है और उस फसल के अनुसार ही उसको मुआवजा दिया जाता था। आज भी होता है। अभी पिछले साल आप लोगों ने देखा होगा कि जो है बरसात, जो तूफानी बारिश आई थी, उसमें बहुत लोगों का क्या फसल नष्ट हो गई थी। उसमें किसान ने समथिंग साल में 6,000 रुपए यानी 2-2 हज़ार की किस्तें सरकार ने प्रोवाइड कराई है। इसे हम एक सरकार की जो है प्रोत्साहन नीति भी कह सकते हैं।
आग लग जाए फसल में, उसमें भी किसान को जो है सरकार मदद करती है। चक्रवात आ जाए, फसल नष्ट हो जाए, सूखा पड़ जाए, बारिश ना हो, फसल ना हो, सूख जाए, उगे ना, तो तब भी सरकार क्या है, किसान को मदद करती है, बीज प्रोवाइड कराती है, मुफ्त में पानी देती है नहरों के माध्यम से, जिससे किसान क्या कर सके, अपनी उत्पादन क्षमता को बढ़ा सके। बाई चांस कोई किसान फसल बोने के बाद या फसल तैयार हो गई, बीमार पड़ गया, अच्छे से निराई गुड़ाई कटाई नहीं कर सका और फसल उससे खराब हो गई, तो जो है प्रोत्साहन स्वरूप सरकार क्या करती है, उसे कुछ जो है पैसा देती है, जिससे वो पुनः जो है कृषि कर सके, खेती कर सके और उत्पादन में वृद्धि कर सके। इस प्रकार के अनेक प्रकार की जो योजनाएं सरकार के द्वारा चलाई जाती है। जैसा कि आप देख रहे हैं, वर्तमान जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो फसल बीमा योजना चला रही है, जिसमें क्या है, साल में 6,000 रुपये आपको आपके किसानों को 2-2 किस्तों के माध्यम से मिल रहा है। तो ये व्यापक भूमि सुधार कार्यक्रम हो गया। अगला देखो, तीसरा पॉइंट क्या है, कृषि का प्रचार प्रसार। जैसा कि सब लोग जानते हैं, दूरदर्शन जो सरकार का एक निजी चैनल है, उसके माध्यम से सरकार क्या करती है, आपको समय समय पर मौसम विभाग की जानकारी देती रहती है कि कब बारिश होगी और कब मौसम अनुकूल होगा, गेहूं की फसल बोने का समय क्या है, उसमें कौन सी खाद डाली जाए या कितनी मात्रा में डाली जाए या कब पानी दिया जाए। इस प्रकार के कृषि का प्रचार प्रसार करने के लिए हमें रेडियो या टेलीविजन के माध्यम से सरकार हमें समय पर सूचना देती है। अब अगला पॉइंट है न्यूनतम समर्थन मूल्यों की घोषणा करना। पहले क्या होता था, पहले हम जो भी बीजों को या जो भी अनाज पैदा करते थे उसका सीधा हमारे खाते में, अर्थात उसको जब सेल करते थे, बेचते थे, हमें सीधा सीधा नहीं मिलता था। बीच में जो बिचौलिए हुए करते थे वो हमारी फसल को, अनाज को जो है बिकवाते थे और उसके बदले में वो क्या, जो भी दलाली के रूप में पैसा ले लेते थे, हमको पूरा पैसा में नहीं मिलता था। लेकिन सरकार ने क्या किया, एक न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा कर दी, यानी सरकार के द्वारा जिसे हम लेवी के रूप में जानते हैं, लेवी बना दी और लेवी पर एक निर्धारित कर दिया कि किसान का जो गेहूं है 19 रुपये प्रति किलो, अर्थात 1900 रुपये प्रति क्विंटल लिया जाएगा। तो आपको इसमें से 1 पैसा कम ना तो 1 पैसा ज्यादा दिया जाएगा और सीधा का सीधा पैसा आपके खाते में जाएगा। तो ये बात हो गई न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा सरकार के द्वारा की गई, ताकि क्या उसे कृषि उत्पादन में वृद्धि हो सके। अगला देखते हैं हम, कृषि हेतु सब्सिडी उपलब्ध कराना, यानी हमें अच्छी सी फसल हम उपजा सके, हम अच्छे से डेवलपमेंट हो सके, सरकार के द्वारा समय समय पर कृषि सब्सिडी अर्थात कृषि को उत्पादित करने के लिए पैसा प्रोवाइड कराती है, ताकि हम अच्छे से अपनी खेती को बढ़ा सके और हमारी उत्पादन क्षमता बढ़ सके। तो इस प्रकार के 5 पॉइंटों के माध्यम से हमने बताया कि कृषि जो है उत्पादन में वृद्धि के लिए सरकार क्या कदम उठाती है और किस तरह से हमारी मदद करती है। तो दोस्तों, और जो भी हमारे विद्यार्थी इस पर पढ़ रहे हैं हमारे माध्यम से, हमारे विद्यालय के चैनल के माध्यम से, तो ये चैप्टर अच्छे से पढ़ ले और कॉपी पर नोट भी कर लें। अगले दिन हम आपको मैप के बारे में पहले बता दिया, मैप आप रखें और मैप बिल्कुल बताएंगे गेहूं की फसल कहाँ कैसे उगाई जाती है। अब तक के लिए थैंक यू।